गुड इवनिंग एवरीवन। ये कैमरा शायद उल्टा है, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? अच्छा, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मराठों के बारे में कि मराठा जो है किस तरह से ताकतवर बने। और पूरे भारत में आपने नोटिस किया होगा, जो हम अपने स्वतंत्र राज्यों की बात कर रहे थे उसमें मराठों का चैप्टर सबसे बड़ा है, क्योंकि मराठे इतने ताकतवर थे। मराठों ने इतना लंबे टाइम तक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी आइडेंटिटी को बना के रखा। जैसे बंगाल पढ़ा, तो बंगाल हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आजाद हुआ, औरंगजेब के मरने के बाद स्वतंत्र हुआ और तुरंत से फिर ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। फिर हमने पढ़ा था ये मैसूर 1761 में इंडिपेंडेंट बना, हैदर अली के नेतृत्व में। 1799 में पूरी तरह से अंग्रेजों ने बेटे को मार के टीपू सुल्तान को कब्जा कर लिया। फिर हमने पढ़ा था ये अवध, छोटे छोटे से इलाके थे, हैदराबाद। लेकिन अगर बात कर रहे हैं मराठों की, तो 3 दिन हो गए मुझे एक अकेले शिवाजी के परिवार के ऊपर बात करते, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत लंबी थी। अब मराठों में एक पूरा वंश लगभग खात्मे की तरफ हो गया। अब आपको अगर कहा जाए तो आप शिवाजी के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पहला शिवाजी का नाम। फिर उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम संभाजी, एक का राजा राम। संभाजी के बेटे का नाम है शाहू। संभाजी को औरंगजेब ने मरवा दिया और शाहू को कैद कर लिया। राजा राम राजा तो बने, लेकिन राजा राम जो थे सिर्फ 11 साल तक राज कर पाए और वो भी स्वर्ग से धार गए। उनकी वाइफ जिसका नाम था ताराबाई, उन्होंने उनके अल्पायु बेटे 4 साल के बेटे को गद्दी पर बैठा दिया और नाम क्या रखा? दादा का नाम शिवाजी सेकंड। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे शाहू निकल के आता है, फिर वो अपनी चाची से लड़ता है, खेड़ा का युद्ध होता है, चाची और भतीजा आपस में लड़ते हैं। चाची को कोल्हापुर के इलाके की तरफ भेज देता है और कहता है भाई ये जो पुराना इलाका है ये मेरे ही पिताजी का है, मेरा ही कब्जा इस पे बनता है, तो वो वहां काम करता है। यानी मराठे 2 परिवारों में बट गए, एक शाहू का परिवार और एक शिवाजी सेकंड का। फिर शिवाजी सेकंड भी मर जाता है। शिवाजी सेकंड का एक भाई था जिसका नाम शंभा सेकंड था। तो यानी दादा और ताऊ जी का नाम, जो छोटा भाई था उसकी वाइफ ने अपने बच्चों, 2 बेटे हुए उसके, दोनों के नाम, एक का दादा का और एक का जेठ का नाम रख दिया। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो ऐसे जैसे इंडियन उसमें कल्चर था पुराने राजाओं में कि भाई जिसका नाम ही गिरामी था पोते का नाम भी वही रख देते थे। चलिए, तो फिर हमने पढ़ा कि धीरे धीरे शाहू ज्यादा काबिल था, लेकिन शाहू की परिस्थिति हम समझे कि शाहू जो था बचपन में पकड़ के ले गए, औरंगजेब के महल में रहा और फिर वहां से औरंगजेब के महल से जब छूट के आया तो जवान था, पता नहीं काम करना आएगा नहीं आएगा। तो याद है एक आदमी ने उसकी उनकी हेल्प की थी कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको गद्दी दिलवाऊंगा, आप असली शासक हैं, जिनका नाम था विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ भट्ट लिखते थे वो, बालाजी अपने नाम क्या, बालाजी हमारे हनुमान जी से याद कर लेना, बालाजी। तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने उनकी मदद की। जैसे ही वो जीते तो उन्होंने कहा भाई इस आदमी ने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। उन्होंने उनको सेना का हेड बना दिया और फिर आने वाले टाइम में कहा कि आप सेना नहीं, आप पूरे इस मेरे साम्राज्य के भी डिसीजन मेकर्स में से हैं। तो जैसे पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री आज, इसी तरह से उन्होंने उनको अपना पेशवा बना दिया। पीएम का ही नाम मान लो पेशवा। अब ये जो पेशवा बने पहले तो बुजुर्ग से हो गए थे, 1713 में बने। उस टाइम में अगर हम वापस दिल्ली चले तो दिल्ली में 1712 में औरंगजेब का जो के बाद जो उसका बेटा बना था मुअज्जम, वो मर गया। 12 से 13 में जहांदर शाह कमजोर सा, 13 से 19 में आया था फर्रुखशियर। इसका मतलब जो ये आदमी है, जो नया नया बना है पेशवा, इसको गद्दी पे दिल्ली में पता चला फर्रुखशियर बैठा है। अब जब ये फर्रुखशियर बैठा था ना, उस टाइम पे दिल्ली में 2 भाई थे। दिल्ली का मतलब यहाँ मुगलों से समझना, क्योंकि मुगलों को, मैं दिल्ली मेन जगह है वहीं से इंडिकेट करूंगी, क्योंकि लाल किले में इनका ज्यादा रिहाइश थी। तो दिल्ली में ना उस टाइम पे 2 भाई थे, सैयद बंधु। ये दोनों जो थे ना किसी का भी मर्डर करवा दिया करते थे और लोग इतना डरते थे, कहते थे भाई यही किंग मेकर हैं, जिसको चाहेंगे वो राजा बनेगा, और था भी ऐसा ही। तो सैयद बंधु जो थे वो फर्रुखशियर से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि फर्रुखशियर जो है वो हट जाए गद्दी पे से, प्लानिंग कर रहे थे। उस बीच में महाराष्ट्र में मराठों के बेल्ट में ये जो बालाजी बाजीराव था, पहला पेशवा ताकतवर, इसने गद्दी संभाल ली कि भाई मैं पेशवा हूं तो मैं तो काम कर सकता हूँ। अब बालाजी बाजीराव ने जब गद्दी संभाली तो शाहू तो थे साइड में, लेकिन शाहू की इंपॉर्टेंस वो नहीं रही धीरे धीरे, क्योंकि सेना ही सब कुछ होती है बेटा, सब कुछ काम धाम मेन आदमी देखते थे पेशवा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि मैं अगर इस मुगल को हटाने के लिए सैयद बंधुओं की मदद कर दूं तो सैयद बंधु क्या पता मुझसे खुश होके कल को हमें भी कोई अच्छी सीट वीट इधर उधर ऑफर कर दें। तो जाने क्या इनके मन में आया होगा, अपने विस्तार की नीति हर कोई बनाता है। तो सैयद बंधुओं ने इनको कांटेक्ट किया कि भाई हमारी मदद करोगे? इन्होंने कहा हाँ मदद कर देंगे। ये बेटा उस टाइम पे रूल था कि भैया जिसको जिसका हाथ पकड़ना है तीसरे को मारने के लिए, तो बड़ा नॉर्मल, इसको गलत नहीं मानते थे उस जमाने में राजनीति में। तो इन्होंने सैयद बंधुओं की मदद करने की इच्छा दिखाई और ये दिल्ली गए।
दिल्ली जाके इन्होंने देखा कि भाई जितनी इसकी इमेज अच्छी है कि दिल्ली इतनी ताकतवर है। याद है शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में गए थे और उनको जयपुर भवन, आगरा के लाल किले में कैद कर दिया था। तो उस टाइम पे सोचो मराठों के घरों में क्या बातें होती होंगी कि भाई दिल्ली वाला इतना ताकतवर है कि हमारे सरदार को भी नहीं बख्शा। अब वही लोग तो महाराष्ट्र में रह रहे हैं ना। जैसे आपके दादा दादी की ही जगह पे तो आपका गांव है। गांव के लोग बदले लेकिन पुराने किस्से कहानियां तो चलती ही हैं। तो अब सबके मन में क्या था मराठों में कि भाई दिल्ली वाले बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने शिवाजी को भी बंदी बना लिया था, संभाजी को भी। लेकिन अब इस पेशवा ने जाके देखा कि यार ये तो बहुत खोखले है और ये तो बड़ी प्लानिंग्स करते हैं और ये तो कोई दमदार भी नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं फायदा देगी उसके बेटे को, क्योंकि उसने बेस देख लिया कि कमजोर है इन लोगों का। 7 साल तक काम किया मराठों को ऊपर उठाने में। फिर इसके बाद ना 7 साल बाद इनकी हो गई डेथ 1720 में। जब इनकी डेथ हुई तो इनका बेटा जवान था और 20 साल का। सोचो 20 साल में किसी को प्रधानमंत्री बना दें, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। 25 से कम हुआ तो एमपी नहीं बन सकता। लेकिन वहां ऐसा कोई रूल बुक तो थी नहीं। 20 साल का, जैसे इनका नाम मैंने क्या बताया, बालाजी, भगवान हनुमान के नाम पे बालाजी, उनका नाम रखा गया बाजीराव। बाजीराव, तो बाजीराव मस्तानी वाला कैरेक्टर है ना, वो बाजीराव ही है, वही बाजीराव। तो बाजीराव बालाजी का बेटा है और इनको 20 साल की बिल्कुल जवान, अब आप लोग जितने पढ़ रहे हैं लगभग लोग 20-22 साल के हैं, आपकी एज में पेशवाई का पद मिल गया। शाहू तो जिंदा है लेकिन शाहू ऊपर दिखावटी बैठे हैं, असली डिसीजन मेकर ये पेशवा बन गए। इनके पिताजी ने उनके मदद करके सही टाइम पे अपनी एक रैपो बना ली। तो पहले का नाम था बालाजी, इनका नाम क्या है, बाजीराव। बाजीराव मस्तानी से याद कर लो, बालाजी हनुमान जी से। तो बाजीराव अपने एरिया के हेड बन गए। 20 साल में क्या होता है बेटा, उमंग, जोश, कुछ काम करने का एक जज्बा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो ज्यादा होता है। आप देखना 50 आते आते ये उमंग, देश के लिए कुछ करना है, सब सेकेंडरी हो जाती है। तभी तो देखो जो जवान होते हैं, यंग एज में जवान भर्ती किए जाते हैं। अब कोई 50 साल में जवान भर्ती करेगा तो वो जवान थोड़ी रहेंगे, वो देश के लिए उस हिसाब से मरना, शहीद होना, थोड़ा अगर उसी फील्ड में है तो अलग बात है। बाकी एक नॉर्मल इंसान को 50 साल में देखो, वो उसको अपनी जिंदगी का मकसद होता है अपने बीवी बच्चे खुश रहे, अपने घर में एक अच्छा माहौल मिले, वो शांति से अपने अगले 10-20 साल काट ले बस। तो ये जो लड़का था जिसको राजपाट अब मिला है, पेशवाई जिसको मिली है, जिसका नाम क्या है, बाजीराव। तो बाजीराव का एरिया में तो दबदबा है ही, यंग है, नीतियां अच्छी बनाएगा। इसने क्या किया नीतियों में, इसने कहा कि दिल्ली पे वार करना चाहिए, मुगल कमजोर हैं, अगर हम जड़ पे वार करेंगे तो शाखाएं तो अपने आप टूट के खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब हम इतने ताकतवर हो सकते हैं कि हम दिल्ली पे भी कब्जा कर लें। ये होती है बेटा प्लानिंग। इसकी प्लानिंग ये थी कि हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। और देखो किस्मत भी साथ देती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। किस्मत ने इतना साथ दिया, बाजीराव का इतना साथ दिया कि इसके काम थोड़ी थोड़े मेहनत करते काम अपने आप बनते चले गए। जैसे इसके टाइम में मुगलों और जो ये थे ना साइड में, निजाम, निजाम थे हैदराबाद वाले और मुगल थे ऊपर वाले दिल्ली वाले। तो निजाम और मुगल जो ताकतवर थे, इनको भी इसने कंट्रोल कर लिया आसानी से। बाहर जो पुर्तगाली आके बैठे थे, पुर्तगाली याद है 1498 में आ गए थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो पुर्तगालियों ने गोवा और आसपास की बेल्ट तो कब्जे में ले ही रखी थी। अब इसके टाइम पे इसने पुर्तगालियों को भी परेशान किया और विदेशियों को कई तरह की संधियां करने पे मजबूर किया। इसका मतलब किस्मत भी साथ दे रही थी इस नौजवान का, जिसका टारगेट था कि मैं दिल्ली तक के एरिया पे कब्जा कर लूं। तो इसकी प्लानिंग्स बहुत बढ़िया थी, जोश था और उस जमाने के हिसाब से थोड़ा एडवांस सोचता था बाजीराव। बाजीराव का किस्सा इसीलिए फेमस है कि इसने अपने एरिया से बाहर निकल के दिल्ली तक की अप्रोच की कोशिश की कि वहां तक मेरा जो है सब कुछ बंध जाए। और देखो किस्मत कैसे साथ देती है, इसका दिल्ली में सिक्का चला, ऐसे नहीं राजा नहीं बना, लेकिन इसने मुगलों से एक संधि की जिसमें मुगलों ने कहा कि ठीक है भाई, नीचे के जो हमारे प्रांत है ना जहां से हमारा वो आता है टैक्स वगैरह, उसमें 6 प्रांत बड़े तुझे दे दिए। यानी इन्होंने मुगलों से भी हिस्सा छीन लिया, राज करने के लिए नहीं, भाई राज तो तुम ही करो, मुगलों के ही है, लेकिन वहां से आने वाला चौथ, चौथ का मतलब समझो 1/4 टोटल टैक्स का। 100 बोरी गेहूं है तो 25 मेरे घर आएंगे। तो इन्होंने मुगलों के साउथ इंडिया के एरिया में मुगलों को दबाव बना के ये कहा कि इन 6 प्रांतों का जितना टैक्स होगा वो हमारे घर आएगा। अब याद करो जरा, शिवाजी ने 23 किले 35 में से हार दिए थे, वहां का टैक्स हट गया था ना, वो टैक्स किसके घर जा रहा था, मुगलों के। अब इसने क्या किया, सेकंड बाजीराव ने, इन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि मुगलों ने संधि की। और संधि क्या कहलाई कि भैया अब के बाद 6 प्रांतों का टैक्स तेरे घर आएगा। तो इसने अपना काम बांध लिया, कितना बढ़िया। यानी मुगलों ने भी कहीं ना कहीं दबी
आवाज में ही इनकी अधीनता मान ली कि भाई जो इलाका इनसे लगता है वहां हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। फिर जो हैदराबाद वाला था, इसके साथ भी इनकी कहासुनी हुई तो ये विजयी हुआ। 1724 में बना था ना हैदराबाद इंडिपेंडेंट, निजाम उल मुल्क। 28 में इनका और उनकी लड़ाई झगड़े हुए और फाइनली उसने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा जो इलाका है ये तुम्हारा। तो इस तरीके से ना धीरे 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 किस्मत भी साथ दे रही थी। किस किस का? पहले बालाजी का। बालाजी की किस्मत कैसे साथ दे रही थी? शाहू रिलीज हुआ और इसने उनकी मदद कर दी, तो शाहू के दिमाग में इनकी अच्छी इमेज बन गई। बेटे को क्या फायदा हुआ? मुगलों ने अधीनता मान ली, यहाँ ये हैदराबाद वालों ने अधीनता मान ली, गोवा पे पुर्तगाली जो बैठे थे उन्होंने भी एक दो क्षेत्रों में इनकी अधीनता मान ली। तो सारी पिक्चर जो थी अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ी थी पेशवाओं के। जैसे ना कुछ चीजें होती हैं बेटा, लक भी मैटर करता है। पेशवाओं में अगर देखें तो बेस बनाने का माहौल था। अगर कोई शिवाजी के टाइम इतना ताकतवर पेशवा होता तो शिवाजी के सामने उभर थोड़ी पाता। और शिवाजी के टाइम का कोई पेशवा फेमस भी नहीं है, मोरोपंत करके थे एक, लेकिन वो फेमस नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो शाहू को उस चीज की समझ ना होना प्रशासन की, किसका फायदा कर गया? बालाजी का। बालाजी ने अपने 20 साल के बेटे को शाहू के अंडर पेशवा बनवा दिया और वंशानुगत की हमारा वंश ही आगे पेशवाई करेगा। तो बढ़िया महल रहने के लिए, शनिवार वाड़ा, बढ़िया सेना मिलती थी, खाना पीना ऐशोरम, बढ़िया जिंदगी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जिंदगी में बिगड़े, इन्होंने काम किया बेटा। कम से कम 6-7 लोग हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। तो बाजीराव मस्तानी जो आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें एक सीन है, एक क्या कई सीन है जिसमें वो बार बार कहते हैं शनिवार वाड़ा शनिवार वाड़ा। ये शनिवार वाड़ा क्या है? ये एक किले का नाम था। वो किला आज भी पूना में है और मैं देख के आई थी, बहुत सुंदर किला है, काले से रंग का पत्थर उसमें इस्तेमाल किया गया है और काफी बड़ा सा किला है। तो उसमें रहते थे ये पेशवा। जो शिवाजी हैं, याद है इनका महल था, इनका तो शिवनेर का किला था, फिर इनकी रायगढ़ राजधानी थी, सतारा इनकी राजधानी थी। तो ये तो थे सारे उन खानदान के जो शिवाजी वाले थे। जो ये पेशवा हैं ये वहां नहीं रहते थे, ये शिवनेर में और रायगढ़ में नहीं थे। इन लोगों ने अपना जो मेन बनाया वो शनिवार वाड़ा बनाया। तो बाजीराव मस्तानी में मूवी में जो महल दिखाया गया ना, जहाँ प्रियंका चोपड़ा एक रोल प्ले कर रही है कि भाई वो उसकी वाइफ थी, तो वो वही जगह है शनिवार वाड़ा। ठीक है, चलो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये शिवाजी को कंप्लीट पढ़ लिया था, शिवाजी की मृत्यु। प्रशासन मैंने कहा था मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, और प्रशासन पूरा लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा बोरिंग होता है प्रशासन। सैन्य प्रबंधन ये भी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना होता है, कितने सेना के लोग क्या कहलाते थे, ये सब वही है। राजस्व प्रशासन, ये भी पैसे कहाँ से आते थे, कितने आते थे, वो सारी चीजें। ठीक है, ये सब चौथ। न्याय, न्याय भी कुछ नहीं, हमने यहाँ से दोबारा पढ़ा था संभाजी, क्योंकि मैंने कहा था पहले इनके परिवार को जान लो फिर आगे पढ़ेंगे। तो शिवाजी हमने पूरा पढ़ा, संभाजी पढ़ा था। बताया था ना पहले ये थोड़ा, कई किताबें कहती हैं कि शराब वराब पीते थे, गलत नशे करते थे, तो पिताजी ने भाई बचाने के लिए अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होके एक किले में बंद करवा दिया था, पुनहाला में। कल मैंने पढ़ाया था, देखो ये रहा, पन्हाला भी पुनहाला भी इसी का नाम है। फिर कैसे कैसे पकड़ा गया, फिर राजा राम बना 1689 से 1700, ये पढ़ा दिया था मैंने कल सारा आपको। ठीक है, जिंजी फोर्ट वो चले गए। शिवाजी सेकंड, ताराबाई जो लड़का था ना, ताराबाई का बेटा 4 साल का, अल्पायु था, देखो ये रहा 4 साल का, गद्दी पर बैठा दिया। फिर शाहू लौट गया, देखो शाहू जिया बहुत, अगर देखे तो काफी लंबा। 1707 में किसकी मौत के बाद? औरंगजेब के बाद आ गया, और 1748 तक शाहू ने, पता है क्या है, पहले बालाजी देखे, फिर बाजीराव देखे। बाजीराव जल्दी मर गए, बालाजी चले गए 1720 में मर गए, 13 से 20 में थे वो। और 20 से 40 में सिर्फ 20 साल रहा बाजीराव। बाजीराव बहुत यंग मरा था, 40 साल का तो मर गया था। और उसके बाद 40 से और फिर 61 तक रहे थे उनके बेटे, जिसका नाम था दादा और पिताजी का मिक्सचर, बालाजी बाजीराव। देखो इनके परिवार में क्या था, पहले वाले का नाम हनुमान जी के नाम पे बालाजी, दूसरे का नाम बाजीराव मूवी वाला, और तीसरे का नाम बालाजी बाजीराव। पहला रहा 7 साल, दूसरा रहा 20 साल, तीसरा रहा 21 साल। 21 साल वाले का ही बेटा था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में आया था और मारा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली में हुई थी ना, तो उसी का तो बेटा आया था, फिर उस गम से वो उभरा नहीं, वो भी मर गया था। ठीक है, तो चलो शाहू भी हमने कल पढ़ लिया था। शाहू ने अपनी चाची से लड़ाई की, फिर कोल्हापुर उलापुर सतारा, वारना की संधि हुई, दोनों कजन बोले भाई क्यों लड़ना, भाई तू और मैं कब तक लड़ेंगे। तो शाहू एक तरफ था, दूसरी तरफ वो शंभा सेकंड थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। शंभा ने कहा भाई आप बड़े हो, आपका हक था, हमारे माँ बाप ने जो भी किया हो मैं आपकी अधीनता मानता हूँ। तो वारना की संधि में दोनों कजन एक हो गए। ऐसा भी बताते हैं बाद में, तो फिर ये शंभाजी जो है ना, कई बार सतारा में ही कई कई दिन तक रहता था कि भाई भाई का घर है, कजन ही तो है, एक ही तो ब्लड था, तो वो ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ बाद में ये। पर बेटा इनके वंश नहीं पढ़ा, इनके आगे इनके बेटे बेटों का नाम नहीं आता। तो देखो इनका ये नाम मात्र का शासक रह गया है, देखो ये लिखा ना, कल पढ़ाया था। वास्तविक शासक बन गए कौन? ये लोग, बालाजी और ये सब।
छत्रपति नाम मात्र का शासक। जब नाम मात्र का होता है तो खत्म भी जल्दी हो जाता है। अब है पेशवा काल में, आज जो हमें पढ़ना है पेशवा काल में। हमने कहानी सुन ली, अब इसको जल्दी से पढ़ लेंगे। मराठा शक्ति का उत्कर्ष, सबसे पहले बालाजी, हनुमान जी वाले बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 20 तक। बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। यानी देखा जाए तो इनके पिताजी का कोई राजपाट नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा बेस बनाया कि इनकी अगली कई पीढ़ी मौज मारती रही। तो बेटा किसी एक को तो मेहनत करनी ही होती है। वो होता है ना, कोई एक होता है अपने खानदान में जो उस पुराने ढर्रे को तोड़ देता है और पूरे अगले खानदान को आगे ले जाता है। तो उनमें पहला नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट का। सिर्फ 7 साल थे, लेकिन अपने बेटे और पोते सबका बेस बना के चले गए। शाहू ने, अब शाहू तो ब्लैंक था, शाहू तो भैया कैद में रह के, एक बच्चा कैद में जाए जवान हो गया तो क्या आएगा, इन्होंने इनको रख लिया। शाहू ने 1708 में पहले सेना करते, सेना का व्यवस्था कि सर आप सेना देखो, सेना का ही खेल होता है, कि पदवी दी और नई सेना के गठन और देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना का कार्य सौंपा। तो 1707 में जब शाहू आया तो खेड़ा का युद्ध हुआ, उसमें शाहू जीत गया। अब शाहू आया तो शाहू को कोई पसंद थोड़ी ना करेगा, नए एकदम आदमी को कौन राजा मानेगा। तो उसने देखा कि यार जिसने मदद की थी वो मेरी पदवी अच्छी बनवा देगा, तो उसने कहा सर आप आइए और आप सेनापति बन जाइए। सेना करते क्या, मतलब सेना के व्यवस्थापक, आप देखिए कि सेना कैसे कैसे होगी, क्योंकि आपकी वजह से मुझे गद्दी मिली है। ठीक है। बालाजी के काम से प्रसन्न होकर, अब देखो काम करना पड़ता है बेटा। अगर कोई ये सोचे चापलूसी से काम चलेगा, नहीं चलेगा। आपको अगर किस्मत ने एक मौका दिया, आपको एक पद दिया, अगर आप उस पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पर रह के काम नहीं करेंगे, तो किस्मत कितनी आगे भागेगी। किस्मत सिर्फ अपॉर्चुनिटी सामने लाती है, काम इंसान ही करता है। जैसे ऐसा मत सोचना कि ये शाही बन गया। अगर इस आदमी ने अपने बेटे और अपने पोते के लिए बेस बनाया, तो ऐसे बैठे बैठे बेस नहीं बनाया। इसने सोचो शाहू को, जिसको कुछ नहीं आता जाता था, उस हिसाब से जैसा राजा को आना चाहिए, उस आदमी की गद्दी को सेफ रखा जब तक वो जिंदा रहा। तो इसको छोटी बात थोड़ी ना मान सकते हैं। इसका मतलब इसने अपने काम को पूरे तरीके से किया, तो ईश्वर ने साथ दिया। इसके बच्चों ने जो राज किया है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि इसने काम किया। अगर शाहू देखता है ये नालायक आदमी है, कुछ नहीं करता है, मेरे ही सिर पे बैठा रहता, तो क्यों इसको बेटा बड़ा आदमी बनाता। तो इस आदमी ने काम किया, 1707-8 से काम कर रहा था ये। क्या कह रहे हैं अब ये, बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों और मराठों, देखो ये तो हो गया, शाहू ने बना दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये सेना का हेड बना दिया, सेना का, तो सेना पे अटैक होगा भाई। मुगल सबसे बड़ा दिक्कत, क्योंकि मुगल ही शिवाजी के पीछे पड़े थे, तो इसने सोचा मुगलों से संधि कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों और मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था की थी। बालाजी ने क्या कहा कि सर आपके जो दादा थे ना, वो बहुत काबिल थे, लेकिन उनको इतनी टेंशन रही, इतना स्ट्रेस रहा कि वो जी कहाँ पाए, 53 साल में मर गए। शिवाजी से 10 ही साल छोटा, 10 साल बड़ा था औरंगजेब, बड़ा, और कितना लंबा जिया। शिवाजी 1627 में पैदा हुए, वो 1617 में पैदा हुआ। शिवाजी कब मर गए, 1680 में। उससे 10 साल पहले पैदा हुआ आदमी 1707 तक जिया। उस हिसाब से शिवाजी को 1717 तक जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन ये तो तेरे बेटा स्ट्रेस और टेंशन जो होती है ना, आदमी को बैठा देती हैं। शिवाजी को ज्यादा स्ट्रेस क्यों था, ब्लैंक था। शिवाजी से पहले क्या था, शिवाजी के पास कुछ भी नहीं था। शिवाजी ने अपनी काबिलियत से जमीनें इकट्ठी की थी। शिवाजी ने अपनी काबिलियत से जमीन में से उतनी खराब बंजर मिट्टी में से गेहूं और ये सब चीजें पैदा की थी। औरंगजेब ने देखा कितनी ऐश मारी बचपन से। भाई बचपन में पैदा हुआ तो लोगों ने क्या कहा था कि बादशाह का बेटा पैदा हुआ है। बादशाह के बेटे को कब चिंता थी कि मुझे हल चलाना है, या उसको कब चिंता थी कि मेरे 100 रुपए कहाँ से आएंगे। उसको तो बंधा बंधाया करोड़ों रुपए का बिना कुछ किए बैठे रहने पर। भाई जिन लोगों का खानदान 150 साल बिना ज्यादा मेहनत के चल गया, 150 साल, तो सोचो कितना स्ट्रांग बेस था बेटा उन लोगों का। इनका, मराठों का बेस कहीं भी नहीं था, खुद से कमाया, खुद से कमा के और सारा काम किया। उस हिसाब से हमेशा टेंशन्स रही। कभी ये हैदराबाद वाले दुखी करते थे, कभी ये मुगल दुखी करते थे। तो ये सब बातें विश्वनाथ देख रहा था, बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने कहा कि सर आपके दादा जो थे ना, वो काम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो ना हमेशा टेंशन में घिरे रहे। आप टेंशन से हटो तब आप टिकोगे। टेंशन किसकी है सबसे बड़ी, मुगलों की। तो अब मुगल तो मर गए, जो मेन मुगल था तो मर गया ना, ये औरंगजेब। तो जो कच्चे मुगल हैं मैं उनसे समझौता करवा देता हूँ आपका। ये कौन कह रहा है, बालाजी, और ठीक कह रहा है बेटा ये। तो ये स्थायी समझौते की व्यवस्था की थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र की व्यवस्था की हुई विधिवत, कि भाई इससे नीचे मुगल नहीं आएंगे, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, भाई कलेश मत करना, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। ये एक तरह से संधि कर ली। किसने की है ये, कहने को की है इस आदमी ने। लेकिन नाम किसका चलेगा पीछे, शाहू का नाम थोड़ी चलेगा। असली करवाने वाला कौन है, ये काम करवाया है बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने। ठीक है, तो पहला अच्छा काम। दूसरा, 1719 में
बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु। अब सैयद बंधु कौन? जो दिल्ली में बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, किसी का मर्डर करवा देते हैं, किंग मेकर हैं, उनसे बातचीत कर रहा है ये। सैयद बंधुओं की मदद से मदद के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। फर्रुखसियर 13 से और 19 में हट गया था, तो 19 में हटा ऐसी थोड़ी ना, मरे बिना, मतलब उसको मारने का प्लान और ये सब किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने दो चार और को बुलाया मदद के लिए, उनमें से एक आने वाले ये थे। तो क्या कह रहे हैं? सैयद बंधुओं की मदद की और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्षतः देखा। जब ये यहाँ आए ना बालाजी, तो बालाजी ने देखा कि यार इनका जितना दबदबा है, जितना हम सुनते थे अपने पूर्वजों से कि शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, संभाजी के ऐसे चमड़ी उतरवा दी और 40 दिन तक तड़पाया, उस हिसाब से तो खोखले हैं। हम तो सोचते थे पता नहीं कितना ये अलग ही तरह के लोग होंगे, तो बेवकूफ लोग हैं, और इनको तो हटाने के लिए भी ये छोटे मोटे लोग ही काम कर रहे हैं। तो सैयद बंधु जो थे ना बेटा, ये किंग मेकर थे, और ये जिसको चाहे बादशाह बना रहे हैं। सोचो कभी एक खानदान जिसका कि नाम का डंका बजता था, आज उस खानदान में कौन राजा बनेगा, कौन बादशाह बनेगा, ये दो नॉर्मल से आदमी डिसाइड कर रहे हैं, जो सैयद बंधु हैं ये। और इन्होंने अपनी मदद के लिए किसको बुला लिया है? जो ये साउथ में काम कर रहे थे, इसमें महाराष्ट्र में बालाजी। तो बालाजी ने आके सोचा यार ये खेल जितना बाहर दिखता है, ये तो बहुत अलग खेल है। बाहर तो इनका नाम ही अलग है कि पता नहीं क्या है मुगल, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है अंदर से। ये अंदर की बात कौन ले गया? बालाजी। इसका फायदा घर जाके इसने डिस्कस की होगी ना बेटा ये बात। तो 1719 की घटना है और 20 में इसका बेटा बन गया, तो इसने अपने घर जाके क्या कहा होगा कि दिल्ली असलियत में कमजोर है, दिल्ली को अगर हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं। इसी बात का फायदा इसका बेटा उठाएगा। देखो अब क्या हुआ। सैयद बंधुओं की मदद की और इसकी कमजोरी को देख गए ये जो पहले बालाजी हैं। इतिहासकार हैं रिचर्ड टेम्पल, टेम्पेल कह देते हैं, रिचर्ड टेम्पल या टेम्पेल। इन्होंने 19 की मराठा मुगल संधि, अब देखो संधि किस किस के बीच हुई? मराठे और मुगल। मुगल बादशाह ने संधि नहीं की, मराठों ने तो की, तो पहले वाले ने बालाजी ने, लेकिन मुगलों में तो सैयद बंधुओं ने संधि कर ली। और संधि पता है क्या थी? कि अब हमारे 6 इलाके, इसको तो मरवा दिया इन्होंने, ये कहा 6 इलाके जो है वहां का सारा टैक्स तुम रख लो। किसको कह दिया? पेशवा को। और इसके अलावा अगर कभी हमें साउथ में आना पड़ा, मुगल कह रहे हैं, तो तुम हमें एक टुकड़ी कह दी, भाई इतने 1000 सैनिकों की टुकड़ी भेज रहे हैं। ऐसे कहा ठीक है सर, कभी अगर आप आएंगे तो टुकड़ी भेज देंगे, और आपके जो इलाके आपके अब तक थे, अब वो आगे से उसका सारा टैक्स कलेक्शन मैं करूंगा। यानी देखो दिल्ली आके पैसे का काम तो बांध के ले गया, और क्या बोला कि कभी अगर आप आएंगे तो हम सेना दे देंगे। अब कब ये आएंगे, इतने कमजोर हैं, इनसे अपना घर नहीं संभल रहा, ये कहाँ साउथ में जाएंगे? तो कितनी चालाकी से सही प्लान कर लिया। इसे कहते हैं बेटा दिल्ली की संधि। देखो मराठा मुगल संधि है ना, इसी का नाम दिल्ली संधि है। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है हमारे मौलिक अधिकार, जो मेरे आपके हक की बात करते हैं। अब ये हकों की बात कर रहे हैं, किसके हक बढ़ा दिए? मराठों के। मराठों का क्या हक है? साउथ की बेल्ट में जहां से पहले मुगलों के घर जाता था सारा टैक्स, अब वो सारा टैक्स मुड़ के मराठों के राजकोष में जाएगा। तो इसका मतलब कमाई का साधन बन गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये मैग्ना कार्टा साबित हुआ इसके अधिकार क्षेत्र में। हमारे मौलिक अधिकार है ना, ऐसे मराठों का अधिकार हो गया इस इलाके से। कौन से इलाके से? जहां 6 इलाके थे, किसके थे? मुगलों के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और पूछ लेंगे बताओ मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आपको टिक करना है मुगलों और मराठों की संधि। लेकिन इसका नाम ये नहीं है, इसका असली नाम है दिल्ली की संधि। तो दिल्ली की संधि में मराठे दिल्ली तक जाते हैं, सैयद बंधुओं की मदद करने जाते हैं, अंदर से सब चीजों को देखते हैं, बदले में कहते हैं कि भैया देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आगे से अपना अपना काम करेंगे, एक संधि कर लो, तुम नीचे हमारे एरिया में आके हमें मत दुखी करना, हम तुम्हारे एरिया में आके दुखी नहीं करेंगे। नीचे के 6 प्रांतों में जितना टैक्स कलेक्ट करते हो वो हमारा, ठीक है? आगे कल को तुम्हें कहीं आना पड़ा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, साउथ में तुम थोड़ी फौज लेके आना, आधी हम भेज देंगे। ये सब लिखत पढ़त हो गई, ये मैग्ना कार्टा। असली फायदा हो गया मराठों को, मुगल तो लुट ही रहे हैं बेटा। अब इसका बेटा आ गया बाजीराव प्रथम। उसका नाम क्या था? बालाजी। पहले हनुमान जी, अब बाजीराव मस्तानी वाले। 20 साल के थे जब राजपाट मिला और 20 साल बाद मर भी गए। अल्पायु मरा था बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ पहले वाले हैं बालाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, और इसी के साथ पेशवा पद पैतृक वंशानुगत हो गया। क्या कह दिया इसने कि भाई इस पद पे सिर्फ हमारा बेटा बैठेगा। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा है? जब वो मस्तानी का बेटा होता है तो वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो दिखता था कि भाई हमारा जो पद है ये ये है वंशानुगत है, कि मेरा बेटा ही अब इसका अगला अधिकारी है। ठीक है? क्या कहते हैं?
उसके काल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अब देखो, पिता काम कर गए थे ना, पिता कहने को 7 साल रहे, लेकिन पिताजी काम बहुत पहले से कर रहे थे। पिताजी ने जब ताराबाई के विरुद्ध मदद की थी शाहू की, तो ये एक्सपेक्टेड था कि शाहू राजा बन जाएगा, और राजा बनेगा तो भाई मैंने इसकी मदद की है, मुझे कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, मेरा बेस बन जाएगा, आगे अपने बेटे को मैं बनी बनाई चीजें दे दूंगा। और फिर ये दिल्ली तक घूम आए थे इसके पिताजी, उन सबका फायदा देखना बेटे को कैसे मिलेगा। तो इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए मराठों की पताका, पताका होता है झंडा, कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराई। कहते हैं कटक से अटक तक, कटक मतलब उड़ीसा, और अटक है बेटा पाकिस्तान में। अटक पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है ना, उसका एरिया है अटक। तो कटक से अटक यानी उड़ीसा से पाकिस्तान तक ये ध्वज, इनके पताका फहरा गई, इनका राज्य बन गया। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ देखो, ये किलों के लिए लड़ते मरते थे। शिवाजी जो थे कितनी मेहनत करते थे, जंगलों में छुपना पड़ता था, गुरिल्ला युद्ध करना पड़ता था। ये देखो कैसे इनकी किस्मत काम कर रही है। इनके पिताजी ने एक मदद कर दी शाहू की, और आगे आगे भागती जा रही है किस्मत। देखिए अब, तो इन्होंने कहा कृष्णा से लेकर अटक, अटक पाकिस्तान तक फहराई, उत्तर की ओर अभियान किए। हिम्मत देखो, पिताजी को उत्तर जाके अभियान नहीं किया, पिताजी फौज नहीं लेके गए, पिताजी तो बस गुपचुप तरीके से सैयद बंधुओं की मदद करने गए थे। इसने हिम्मत दिखाई क्योंकि पिताजी ने आके बताया था पिछले साल 19 में कि भाई ये जितने बाहर से दिखते हैं ना, अंदर से ये खोखले हैं, इनका ढंग का कोई बादशाह भी नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, फिर मैं जब ये राजा बना, पिताजी तो जाने ना देते, लेकिन इसने कहा नहीं, अभियान ले चलते हैं, अपनी फौज लेके चलते हैं। तो अभियान कर दिया। मुगल साम्राज्य के संबंध में घोषणा करते हुए बाजीराव ने क्या कहा देखना, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। जर्जर मतलब बुढ़ापा, जर्जर होता है बिल्कुल जो खात्मे की तरफ हो। अब ये क्या कह रहा है, पिताजी के उस बेस से इसने ये चीज सीखी कि पिताजी ने बताया था ये तो खोखले हैं। तो देखो क्या कह रहा है, हमें इस जर्जर मतलब बूढ़े वृक्ष जो उनका हेड है के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं मतलब जो इसके इर्द गिर्द ये छोटे मोटे हैं ना, तो खुद ही मर जाएंगे। तो इसका मतलब है अब हम इतने ताकतवर हैं कि दिल्ली पे अटैक कर दें। सोचो कोई मराठा शिवाजी को अगर सोचें, तो हम क्या याद करते हैं कि औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब ने पीछे खड़े कर दिए थे, आगे आने भी नहीं दिए थे। और अब उन्हीं का, उनका तो नहीं, लेकिन उनके बनाए साम्राज्य के पेशवाओं में दूसरा पेशवा क्या कह रहा है कि चलते हैं दिल्ली, तने पे वार करते हैं, मेन आदमी पे, सब खत्म, फिर हमारा ही हमारा है सब कुछ। इसे कहते हैं बेटा समय का चक्र। कभी चक्र कैसा था कि शिवाजी के बेटे की एक उंगली थोड़ी थोड़ी काट के, हाथ काट के, बाजू काट के, तड़पा तड़पा के 40 दिन बाद मारा था, जिंदा आदमी की खाल हटा के। और आज देखो दूसरा ही तो पेशवा है, और क्या कह रहा है कि दिल्ली चलते हैं, तने पे वार करते हैं, शाखाएं गिर जाएंगी। ये होता है समय का फेरा। 1724 में शुकर खेड़ा का युद्ध, ये जगह का नाम है शुकर खेड़ा, मराठों की सहायता से निजाम उल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को परास्त। अब ये हुआ क्या सुन लो। जो सैयद बंधु थे ना, जो किंग मेकर थे, उनकी बहुत मदद करता था एक आदमी, निजाम उल मुल्क उसका नाम था। सैयद बंधु जो थे ना, वो किंग मेकर थे, किसी का भी मर्डर करवाते, सब डरते थे। तो ये उन सब की मदद करता था, और इसने मदद करते करते एक आदमी को राजा बनवा दिया। जिसको राजा बनवाया, रंगीला था ना, वो मोहम्मद शाह रंगीला, उसको बनवा दिया राजा 1720 से, और फिर वो रहा था लगभग लगभग 48 के आसपास तक। तो 19 में ही बन गया था इनफैक्ट। तो उसको राजा बनवाया ना, वो बड़ा शक्की किस्म का आदमी था। हमेशा उसको लगता था ये सैयद बंधु मुझे ना मार दे, जबकि सैयदों ने बनवाया था उसको। और फिर कभी इसको कहता निजाम उल मुल्क को कि भाई तू ना मुझे ठीक नहीं लगता, तू किसी का मर्डर कर सकता है। तो ये बहुत डेडिकेटेड होके काम करता, राजा के सारे, बादशाह के सारे काम करता, खुश रखने की कोशिश करता। पर उसके दिमाग में हमेशा लगता था उस बादशाह को कि ये मुझे मारेगा। बात पते पूछता, भाई कहाँ गया था, किसके साथ उठा था, बैठा था। ये बड़ा फेडअप हो गया, इसने कहा यार अजीब बादशाह है। भाई हाथ जोड़ता हूँ, बादशाह से इसने छुट्टी ली और कहा सर मेरे ना तबीयत सी खराब रहती है, और यहाँ का शायद मुझे पानी सूट नहीं कर रहा, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। और अपनी छोटी सी टुकड़ी लेके कुछ कुछ 100 लोगों को लेके और चला गया कि भाई छोड़ो इस दिल्ली को, ये आदमी इतना ज्यादा शक्की है कि हमें जीने नहीं देगा, पता नहीं कब इसका दिमाग घूम जाएगा। और बेटा वहां जाके साउथ में, अब साउथ में सब इसकी इज्जत करते होंगे। तो वहां के मुगल जो सूबेदार था, उस सूबा मतलब एक प्रांत, एक एरिया, उससे लड़ा, जल्दी वो हार गया। कहा भाई तू चल अपना, और मैं जो है यहाँ का राजपाट देखूंगा। तो देखो क्या किया निजाम उल मुल्क, ये एक्चुअल में है मुगलों का ही आदमी। दक्कन का जो मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, इसको परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता, इसने कहा मैं हूँ स्वतंत्र, अब मैं वहां बरबर राजा के पास नहीं जाऊंगा, और वहां से मैं दुखी होके आया हूँ। ठीक है, तो इसने एक तरह से ना अपना इंडिपेंडेंट राजपाट शुरू कर दिया। अब जो नालायक दिल्ली में बैठे हैं वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो अपनी फौज लेके हैदराबाद आएंगे और बदला। इन्होंने, इसने जाके बताया भी होगा सूबेदार ने, तो भी कहा होगा ठीक है यार वहां कौन जा रहा है, वैसे भी वो बैठे रहे। अगर ऐसा औरंगजेब के साथ होता तो बेटा वापस आता और मारता, और मारता नहीं जान से मार देता, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आराम से बैठा रहा निजाम उल मुल्क।
स्वतंत्र सत्ता बना ली। 1728, अब 4 ही साल हुए हैं। ये बात जब स्वतंत्र सत्ता बनी तो मराठे देख रहे थे साइड में से। मराठों ने कहा भाई देखो, इसने जो स्वतंत्र सत्ता बना ली, अब इससे भी हम कुछ ऐंठ सकते हैं, हम इसके एरिया में भी कुछ ना कुछ अपना टैक्स बांध सकते हैं। तो क्या किया देखना, 1728 में दोनों के बीच, दोनों मतलब निजाम हैदराबाद के और मराठे, मुंशी शिवगांव, ये गांव का नाम, की संधि हुई, जिसमें निजाम ने, निजाम मतलब हैदराबाद ने, मराठों को टैक्स दे रहे हैं, चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। तो अब आप सोचो, जिन लोगों से टैक्स शिवाजी नहीं निकाल पाए, ना मुगलों से ना निजामों से, वहां से टैक्स निकलवा लिया किसने, बाजीराव ने। बाजीराव ने देखो उनसे भी संधि की, बालाजी ने संधि की ना, बाजीराव ने, दोनों बाप बेटों ने काम, वो वहां जाके समझ आया, फिर संधि कर ली। अब इसने कहा कि तुम भी मुझे टैक्स दोगे, तो दो तरफ से टैक्स इसका परमानेंट हो गया। कहाँ कहाँ से, एक मुगलों के 6 प्रांतों से और एक हैदराबाद के निजाम के पास से, चौथ सरदेश मुखी। अब बैठे बिठाए घर भरेगा किसका, बालाजी बाजीराव के बाद उसके बेटे, बालाजी के बाद बाजीराव का, उसके बेटे का। देखिए अब 1731 में डभोई के युद्ध में बाजीराव ने त्रियंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों को, ये त्रियंबक राव इन्हीं के खानदान का था, इनको हरा दिया। यानी अपनी फैमिली में जो जो ये था ना भाई मेरे खिलाफ, चाचा ताऊ के भी लड़के होते हैं जनरली। आप पुराना इतिहास उठा के पढ़िए, जो आदमी आगे बढ़ता है ना, उसकी टांग खींचने वाले उसके सबसे क्लोज के लोग होते हैं। बाहर से किसी को कोई मतलब नहीं होता, अपने घर के ही। यही इनके साथ हो रहा है। अब पेशवाई जब तक नहीं थी तब तक नहीं थी, लेकिन जब बालाजी बने तो लोगों को था कि ठीक है इतना कहाँ थोड़ा बन जाएगा। लेकिन जब बालाजी के बाद बाजीराव बना तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको चिढ़ होने लगी, भाई ये लड़का तो गया आगे, इसकी तो पहुंच बहुत आगे तक पहुंच गई, इसने तो मुगलों से पैसे ले लिए, इसने तो निजाम से पैसे ले लिए, ये लड़का अब रुकेगा नहीं। तो इसके ताऊ चाचा कजन इसी की टांग खींच के इसका मर्डर करना, और ये सब प्लानिंग, ये हर घर में है बेटा, चाहे वो किसी भी धर्म को उठा के देख लो। तो फिर क्या हुआ, प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया इसने। ये तेज दिमाग था, यंग था, इसने अपने रास्ते में जो जो आया ना सबको खत्म कर दिया। 1731 में वारणा की संधि, तो मैंने आपको बताया था शिवाजी सेकंड का छोटा भाई, शिवाजी सेकंड तो मर गया था, और क्या नाम था उसके भाई का, ये था ना संभाजी सेकंड, ये नाम शंभू बोलते, शंभू, संभाजी। तो संभाजी ने आके अपने, सोचो दो कजिन है ये, एक संभाजी का बेटा है और एक राजा राम का। संभाजी का बड़ा बेटा है, राजा राम का छोटा बेटा। राजा राम का छोटा बेटा काफी छोटा रहा होगा, क्योंकि 4 साल का तो बड़ा बेटा था जब वो गद्दी पर बैठा। तो छोटे बेटे को तो ज्यादा पता भी नहीं है ताऊ के लड़के के बारे में। तो जब ये हुआ कि भाई, बताया घर में तो सबको पता चलता है भाई ये ताऊ का लड़का है, इसने ये किया, इसकी माँ ने ये किया, इसके पिताजी ने ये किया। तो संभाजी ने, जो सेकंड वाला था, इसने जब इसके हाथ में गद्दी आई तो इसने कहा यार क्यों लड़ते हैं, हम भाई तो है अपना, और ठीक है बड़ा भाई है, जितना देगा उतना ले लेंगे। और अपने भाई के पास जाके, युद्ध तो हुआ लेकिन फाइनली मान गया। बड़े भाई ने कहा ठीक है भाई तू, क्योंकि शाहू का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं। शाहू ने कहा यार लड़ने में क्या रखा है, कितने दिन का तू है मैं हूं, देख हमारे सामने कितने लोग चले गए, शिवाजी सेकंड गया, ताराबाई गई, राजा राम गया, संभाजी गए, और शिवाजी तो पहले ही। तो कहा इतना सारा खानदान चला गया, अब हम लड़ लड़ के क्या निकालेंगे। तो भाई ठीक है लड़ेंगे नहीं। तो वारणा की संधि में दोनों कजन्स ने डिसाइड किया कि हम नहीं लड़ेंगे, और फिर दोनों एक दूसरे के, ये कोल्हापुर चला जाता, वो सतारा, तो दोनों ने अपना परिवार को एक कर लिया, लेकिन आगे परिवार फिर बढ़ा नहीं। वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय ने, संभाजी द्वितीय कौन, शिवाजी द्वितीय का बेटा, राजा राम का बेटा छोटा, ने शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली। तो कहा ठीक है भाई जैसा तू कहेगा, तू बड़ा भाई है, तूने जो कह दिया वो मैं करूंगा। दोनों भाई इकट्ठे हो गए। 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम को, अब देखो मुगल चालाक है, मुगलों ने निजाम, निजाम मतलब हैदराबाद वाले को कहा कि भाई तू क्यों इनके पीछे, क्यों इनको चौथ देता है, मेरा साथ पकड़, इसको चौथ वौथ बंद कर दे। देखो क्या करवाया, मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास युद्ध में पराजित कर दुरई सराय की संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा, एमपी का इलाका, नर्मदा से चंबल के इलाके की पूरी सत्ता मराठों को सौंप दी। यानी मुगलों ने डबल नुकसान करवा दिया, किसका, निजाम का। निजाम पहले भी लड़ा था, पहले चौथ सरदेश मुखी छोटे एरिया का दे रहा था, लेकिन अब निजाम को मुगलों ने बुलाया। मुगल खुद तो बेवकूफ हो ही गए थे, एक टाइम तक आते आते कमजोर हो गए थे, समझदारी से काम नहीं लेते थे। तो मुगलों ने इसको कहा निजाम को कि भाई तू आ और तू लड़ इससे। और निजाम की भी बुद्धि खराब हो गई थी, निजाम ने पहले देखा था कि ये लड़का ताकतवर है, तो क्या जरूरत थी इनसे लड़ने की। लड़ा और अपना सारा इलाका, मालवा का पूरा प्रदेश और जितना इसके आसपास का एरिया था सब दे दिया, हार गया एक तरह से। किसने किया ये सब, इसे बोलते हैं बेटा किस्मत।
जितने पॉइंट्स तुम पढ़ रहे हो तुम फील कर रहे हो। बालाजी ने एक बेस बनाया, उसकी किस्मत बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बाजीराव की किस्मत बड़ी साथ दे रही थी। 20 साल का ये लड़का गद्दी पर बैठा, और कितना कम टाइम अभी हुआ है, 1720 में बैठा है, और कुछ सालों में ही इसका डंका बजने लगा। मुगल इसके सामने झुक रहे हैं, निजाम इसके सामने, एरिया पे एरिया बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो अब आगे क्या हुआ, 17, बस अब इसका अंत आने वाला है। 1739 में बसीन की विजय, बाजीराव की महान सैन्य कुशलता और सूझबूझ, तो ये महान सैन्य कुशलता थी इसके अंदर और सूझबूझ का। इसमें बाजीराव ने पुर्तगालियों से, देखो हिम्मत, पहले अपनों से जीता, मुगलों से, और ये कौन थे, ये साइड वाले निजाम। अब पुर्तगाली जो कि याद करो 1498 से बैठे हैं, और जो कि गोवा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप पे एक तरह से मजबूत पकड़ रखते हैं, और अकबर भी जानता था इस बात को। कब था अकबर, कितने साल बीत गए। तो अब इसकी हिम्मत देखना, इसने उनको भी हरा दिया, संधि करने पे मजबूर किया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिया, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। अब तुम आइडिया लगाओ, ये यंग नौजवान लड़का मुगलों से भिड़ा तो जीता, उनसे टैक्स बांधा, ये निजाम से लड़ा तो जीता, टैक्स बांधा, मुगलों ने निजाम को इसके खिलाफ फिर भड़काया तो इसने टैक्स बांधा, अब ये पुर्तगालियों से लड़के उनके साथ संधि करके उनसे भी टैक्स बांध लेगा। तो इसने अपने कमाई के, कितने काबिल है तभी कमाई के साधन बनाता जा रहा है। पुर्तगालियों की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी बसीन। पुर्तगालियों ने दो हिस्से ले रखे थे, ऊपर वाले की राजधानी बसीन और दक्षिण की राजधानी गोवा। पुर्तगालियों द्वारा सभी जहाजों को परमिट लेने, जितने जहाज पानी में उतरते, पुर्तगाली क्या कहते, हम किराया लेंगे, तुम जो ये मजे कर रहे हो। तो इसने क्या किया, परमिट लेने और अपने क्षेत्र के बंदरगाहों में शुल्क चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। पुर्तगाली सबसे पैसा वसूलते थे, लेकिन अब देखना ये सीधा कर देगा इनको। 1733 में जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ पेशवा ने सैन्य अभियान कर उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया। एक कम्युनिटी थी जिनका नाम था ये सिद्दी, तो इनके ऊपर अटैक करके इनको भी चल दिया। तो सब तरफ से फायदा हो रहा था, किस्मत आगे आगे भाग रही थी, मेहनत ये लड़का कर ही रहा था। सिद्दी जो पहले निजाम शाह बाद में आदिल शाह राज्य में सैनिक अधिकारी थे, सिद्दी ये मुगलों की सेवा में आ गए। तो सोचो, जो पहले कभी आदिल शाही इलाके में थे, इसके पिताजी भी तो थे उसी तरफ, वहां सब जो बाहर के लोग थे इनको बाहर कर दिया। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा, आप देख रहे हो किस किस से लड़ रहा है, कहीं ये पुर्तगालियों से लड़ रहा है, कहीं ये मुगलों से लड़ रहा है, कहीं ये इससे अपना निजामों से लड़ रहा है, विदेशियों से लड़ रहा है, सिद्धियों से लड़ रहा है, और सब में जीत रहा है। बड़ी बात, कहते हैं इस आदमी ने 40 युद्ध लड़े अपने 20 साल के छोटे से टाइम पीरियड में, और 40 में से एक में भी नहीं हारा। तो 40 युद्ध लड़ना 20 साल में, तो हर साल 2 युद्ध हो गए, और युद्ध का मतलब मौत भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध ऐसा तो है नहीं जाके हाथ मिलाएंगे, जाके लड़ने मरने के लिए तैयार रहना। 40 के 40 जीत गया ये, ठीक है। क्या कहते हैं देखना, लड़ाकू पेशवा, ये बहुत ज्यादा लड़ाई करता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। तो जैसे शिवाजी ने अपना बेस बनाया ना, शिवाजी के पुश्तों ने भी बैठ के खा लिया, कई पुश्तें तो आई, ऐसे बेस बना दिया था। छोटा बेस बनाया था इसके पिताजी ने, बालाजी ने, लेकिन बाजीराव ने सबके सामने अपनी एक रैपो बना ली, बहुत लड़ाकू था। शाहू ने, शाहू कौन, वही शिवाजी का पोता, बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। तो शाहू ने पता क्या कहा, कि तुम्हारे पिताजी भी बड़े योग्य थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, और तुम तो खैर ग्रेट हो ही। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्श का पालन किया, जिसे बालाजी बाजीराव ने खत्म कर दिया। तो बालाजी बाजीराव भी आया नहीं है, आगे पढ़ेंगे। इसने हिंदू पातशाही मतलब हिंदू राजा जो करते थे वो सारे काम किए। 1732 में बाजीराव ने इकरारनामा, होलकर, सिंधिया, आनंद राव, कौन है ये लोग बेटा, ये वो लोग हैं जो आगे जाके ना इनकी कम्युनिटी को डिवाइड करेंगे। तो कोजी, पवार आदि के क्षेत्रों की योजना बनाई। मालवा में भावी 4 मराठा रियासतों का, आज भी आपके देश में देखो होलकर नाम के लोग, सरनेम वाले, सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये अमीर लोग हैं, उस जमाने के हैं ये, ठीक है। बालाजी बाजीराव, बस आज ये 2 ही पढ़ लेते हैं, ये कल शुरू करेंगे पोते को। हमने 2 पेशवा पढ़े, कौन कौन सा, पहला बालाजी, हमारे बालाजी के नाम पे, और दूसरा बाजीराव, बाजीराव मस्तानी का। अगर कहें लड़ाई झगड़े ज्यादा, 40 लड़ाइयां 20 साल में, तो फिर बाजीराव मस्तानी वाला, और कहेंगे किसने प्लेटफॉर्म बनाया, समझदारी से काम किया, तो बालाजी ने काम किया, ठीक है। चलो टाइम हो गया है, इसको अपना पढ़, किसी भी किताब से पढ़ लेना बेटा, कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक किताब पढ़ो, किसी किताब से पढ़ लो, और किताब से पढ़ के अपने नोट्स बना लेना। जैसे ये चीजें जो होती है ना, जो दूसरे की लिखी हैं या किताब की हैं, इनमें ना वो बात, वो मजबूती नहीं आती जो अपने आप से पढ़ के आती है, अपने आप से लिख के आती है। मेहनत लगती है, मैं मानती हूँ, मुझे पता है, मैं भी नोट्स बनाती थी, मेहनत डबल
डबल लगती है, लेकिन बेटा वो मेहनत मेरा विश्वास करो काम आती है। वो मेहनत आपको हमेशा चीजों को कॉन्फिडेंट बनाती है हमें, कि हाँ मुझे आती हैं। ये कहानियां तुम्हें आज तो लग रही हैं आसान, तुम्हें लग रहा होगा हाँ हमें तो आ गया, पेशवा में है ही क्या, एक बालाजी एक बाजीराव, बालाजी ने बेस बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, बाजीराव ने पैसा कमाया, जगह जगह से टैक्स बांधे। लेकिन ये कुछ समय बाद तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम सिद्दी भूल जाओगे, तुम मुगल भूल जाओगे, निजाम भूल जाओगे। तो इसीलिए ना ये हेल्प करेगा। तब तब अगर कहानी तुमने अपने हाथ से लिखी होगी ना, तो तुम्हें बहुत आसान दिखेगा। वैसे बिना कहानी के पढ़ के देखना कितना बोरिंग चैप्टर है, लेकिन कहानी पता है तो फिर चैप्टर आसान है। ठीक है, चलो। मैंने खाना खा लिया बेटा, मैं 3 बजे के बाद खाना नहीं खाती, मैं दोपहर में ही खाना खाती हूँ, रात में मैं खाना नहीं खाती। आप खाओ खाना, खाना खाओ और पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे ना। हाँ ठीक है, नोट्स बना रहे हैं। एक बार मेहनत करनी पड़ती है बेटा, मैंने भी की थी। जैसे ना नोट्स भी बार बार बनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कभी तुम्हारी एज में बनाए थे। मैंने लास्ट जो बहुत बढ़िया नोट्स बनाए थे 2017 के दिसंबर में, और मैंने वो 2-3 महीने उस पर काम किया था 18 में। 18 के भी 3-4 महीने लगे थे। मैंने अपने सारे पुराने नोट्स को नए रजिस्टर्स में दोबारा दोबारा दोबारा, और बहुत सारी नई नई किताबें देख के तब उनसे लिखा था। अब मैंने 2018 में मेरे नोट्स प्रिपेयर हुए थे, तब से देखो नोट्स अब तक चल रहे हैं। तो लगा लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो गए। लेकिन उन नोट्स में ना मैं टाइम टू टाइम एडिशन करती हूँ, पूरे नहीं बनाती। जैसे पूरे नए बनाए थे 2018 में, जो बिल्कुल एक एक लाइन दोबारा लिखी थी, कि भाई टाइम दूंगी, लगेंगे 3-4 महीने, लेकिन समय। तब स्पाइरल बाइंडिंग का जो वो थी ना, मोटी मोटी सी, जो अपने नहीं बाइंड करा लेते हैं, वो नई नहीं ली थी मैंने। 5 रजिस्टर्स लिए थे और फिर अपने बिल्कुल इनिशियल से शुरू करके नोट्स बनाए थे। किस दिन मैं दिखाऊंगी क्लास में, वो भी वो 5-6 साल पुरानी बात हो गई। अब उसमें एडिशन करती हूँ, नए नहीं बना रही हूँ। पर अब मैं सोच रही थी एक दिन फिर लिखूं दोबारा से, क्योंकि अब तब से अब तक मैंने बहुत कुछ नया पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो, पॉलिटिकल साइंस बेटा मंडे से है, ओल्ड जनरल में मंडे से पढ़ाऊंगी। चलो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे इसको, इनके खानदान के अगले लोग। पता अब क्या होगा, एक आधे और हैं काम के, अगला उसके बाद धीरे धीरे इनका भी काम कम होता जाएगा, डिवीजन होगा और फिर खात्मा। ये इतिहास गवाह है बेटा, सदा तो कोई नहीं टिका। मौर्य भी खत्म हुए, गुप्त भी खत्म हुए, जितने राजा तुमने सुने हैं। एक टाइम आता है जब मेहनत करते करते एक पीढ़ी यहाँ जाती है, फिर अगली पीढ़ी नीचे की तरफ, मतलब कुछ समझदार होते 3-4 पीढ़ी ऊपर जाती है, नीचे की तरफ ग्राफ आना ही आना है। वो कब आएगा ये नहीं पता। चलो अब कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू।